नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो ये बच्चों आपका पेपर कोड है वो आपका 801 एफवी है। तो आप सभी लोग अपना पहले पेपर कोड मैच करेंगे, देन आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। ठीक है, तो 801 एफवी आपका ये पेपर कोड है। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास पहुंचा सकें और आप सभी लोग अपने पेपर की आंसर की मैच कर लें। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये पेपर किस डिस्ट्रिक्ट का पेपर था, मतलब कि किस जिले का ये पेपर था। आप सभी लोग मुझे अपना जिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, चंद और छंद बरन की महिमा के लेखक कौन है। तो इसका यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गंग कवि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गंग कवि। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छायावादी गद्यकार नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया छायावादी गद्यकार नहीं है। बच्चों इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा। तो बच्चों आप सभी लोग अपने अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैला आंचल की विधा क्या है। तो बच्चों मैला आंचल की जो विधा है वो आपकी उपन्यास है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है। तो इसके आपके नाटककार हैं चंद्रगुप्त, यहाँ पर पूछा गया तो जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है। तो वो माना है परीक्षा गुरु को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, रीति काल का एक नाम नहीं है। तो रीति काल का यहाँ पर कौन सा नाम नहीं है, वो यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, रीति काल का नाम नहीं है। तो जो इसका ही आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो गंगा लहरी के रचनाकार कौन है। तो गंगा लहरी के रचनाकार कौन है, तो वो यहाँ पर आपके हैं पद्माकर जी। कौन है, पद्माकर जी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है। तो ये कहा है राहों का अन्वेषी आपका कहा है अज्ञे जी ने, खुद अज्ञे जी ने कहा है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की समय सीमा है। तो प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो यहाँ से आपसे पूछी गई। तो आपकी 1936 से 1943 की आपकी समय सीमा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, धनुष भंग की कथा रामचरितमानस किस कांड से उद्धृत है। तो ये आपकी जो धनुष भंग है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया किस कांड से उद्धृत है। इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि आपने पेपर कैसा किया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का जो आपका स्थायी भाव है वो यहाँ पर आपका होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि धनुष भंग जो है रामचरितमानस से किस कालखंड से लिया गया है। तो ये आपका बालकांड से लिया, किससे लिया गया, बालकांड से लिया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो वो आपकी 13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, पीपर पास सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है। तो बच्चों इसमें आपका जो अलंकार है उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर
डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, सहपाठी शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो सहपाठी में आपका सह है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण में आपका समास कौन सा है? तो रामकृष्ण में आपका समास है द्वंद्व समास, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैत का सम रूप क्या है? तो आपका चैत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहे, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो यहाँ पर आपका सर्वनाम केवल तुम है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं जो कमल का है कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के बच्चों केवल और केवल 2 तत्व होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, युष्मत शब्द की तृतीया विभक्ति बहु एक वचन रूप बताना है, तो आपका तोया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोगों से खंडवा में आप लोगों से वर्णात्मक क्वेश्चन पूछे गए, तो बच्चों इसको आपको छोड़ कर नहीं आना था, बस आपको करना आना चाहिए था। बच्चों मैंने बताया था आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, इसी प्रकार बच्चों मैंने बताया है कि आपको सोशल साइंस की कॉपी कैसे लिखनी है, वो यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि आपको सोशल साइंस की कॉपी कैसे लिखनी होती है। तो बच्चों ये आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, इसका यहाँ पर आपको कोई एक करना था, 2 में से, तो आपने कर दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए, तो वो भी यहाँ पर आप लोगों ने कर दिए होंगे, 2 में से आपको कोई एक ही करना था। ठीक है, इसके बाद संस्कृत खंड में आपको हिंदी में अनुवाद करना था। बच्चों आप लोग मुझे बताएंगे कि संस्कृत खंड में आपने इनमें से कौन सा किया है। इसके बाद आपको श्लोक में हिंदी में अनुवाद करना था। ठीक है, इसके बाद आपने अपने पाठ्य पुस्तक से कोई श्लोक लिखा होगा, फिर आपने प्रार्थना पद लिखा होगा, फिर इसके बाद आप लोगों ने प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने जो निबंध है कितने पेज में लिखा था, कितने पेज में आपने निबंध लिखा था। और बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि आपको प्रदूषण की समस्या पर याद करके जाना, बच्चों में लिख के भी बताया था कैसे लिखना है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, वहाँ पर आपको इसका पूरा मिल जाएगा। अगर बच्चों आप देखना चाहते हैं कि सोशल साइंस की कॉपी कैसे लिखें, तो इसके आपका वीडियो पड़ चुका है, आप उसको देख लेना है। तो जय हिंद बच्चों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।